Hello my dear students, welcome back to your YouTube channel Tech English. Students, today I am going to teach you the poem A Tiger in the Zoo, that is from your book First Flight. So in this poem I will discuss about the poet, title of the poem, theme, explanation, central idea. So in this poem the notes are also given so that you can frame the answers, and as we can see the title A Tiger in the Zoo. So in this poem the poet has depicted a picture of the tiger that is captivated in the zoo. So in this poem we will see a comparison that is made by the poet between a tiger who is in the zoo and who is in the फॉरेस्ट. तो इस पोएम में यहाँ पे हम क्या देखेंगे, एक ऐसे टाइगर के बारे में हम देखेंगे जो कि जू में बंद है, और उसी के साथ साथ हमें पोएट एक ऐसे इमेज भी दिखाते हैं टाइगर की जिसमें वो फॉरेस्ट में है. तो यहाँ पे हम टाइगर की क्या प्लाइट है उसको देखेंगे और उसके थ्रू कहीं ना कहीं हम सभी एनिमल्स के बारे में देखेंगे. सो लेट्स स्टार्ट. डियर स्टूडेंट्स, नाउ लेट्स सी अबाउट द पोएट. सो द पोएट ऑफ द पोएम अ टाइगर इन द जू इज George Leslie Norris, and this is an image of the poet. He was a Welsh poet and he was also a short story writer. He is considered as one of the most important Welsh writer of the post-war period. Post-war means after World War. He wrote a lot of short story and poem also. His famous work are Finding Gold, The Loud Winter, Phoenix Living Poets series, Ransoms, etc. So these are all the works that is written by George Leslie Norris, and he is basically a Welsh poet. So now let's see about the poem. So first of all let's see the theme. So in this poem the poet actually tells about the agony and helplessness of a caged tiger. ऐसे टाइगर के बारे में बताता है जो एक केज में बंद है, वो हेल्पलेस है, और पोएट यहाँ ये भी बताते कि एक ऐसा एनिमल जिसे हम उसकी फियरलेसनेस के लिए जानते हैं, उसकी स्ट्रेंथ के लिए जानते हैं, उसकी ब्रेवरी के लिए जानते हैं, और फ्रीडम के लिए भी जानते हैं, बिकॉज ही लिव्स इन द जंगल एंड ही इज़ फ्री, ही इज़ ब्रेव, बट नाउ ही इज़ कॉन्फाइंड, नाउ ही इज़ behind the bars. He is sad due to the human being who want to derive pleasure by looking at him in the zoo cage. तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक ऐसे टाइगर की इमेज राइटर पोर्ट्रे करते हैं जिसे हम उसकी ब्रेवरी के लिए जानते हैं, जिसे हम उसकी फ्रीडम के लिए जानते हैं, बट वो अब एक पिंजरे में बंद है जस्ट बिकॉज ऑफ सम ह्यूमन बींग्स. ही इज़ वेरी सैड. वाई? बिकॉज द ह्यूमन बींग्स वॉन्ट टू टेक प्लेजर by looking at him in the zoo cage. So in this poem the poet contrasts a tiger when it is in its natural habitat and when it is imprisoned in a zoo. So in this poem what do we see? हम ये देखते हैं कि एक टाइगर की इमेज को राइटर ने कंट्रास्ट किया है, एक ऐसा टाइगर जो जंगल में रहता है और एक ऐसा टाइगर जो जू में है. तो यहाँ उसकी दो सिचुएशन की पिक्चर हमें दिखाई गई है. Now let's see the explanation of the poem line by line. He stalks in his vivid strips the few steps of his cage on pads of velvet quiet in his quiet race. So first of all let's see the meaning of the words. Stalks. तो यहाँ पे stalks word आया which means follows. Vivid means bright colored. Pads means paws of the tiger and rays mean anger. तो यहाँ पे टाइगर के गुस्से के लिए यहाँ पे रेज वर्ड यूज़ किया है. सो इन द स्टार्टिंग ऑफ द पोएम द पोएट डिस्क्राइब्स अ टाइगर. ही टेल्स अबाउट अ टाइगर विच इज़ कन्फाइंड इन अ केज. तो वो टाइगर क्या कर रहा है? ही स्टॉक्स इन हिज विविड स्टेप. वो केज में स्टॉक कर रहा है, वॉक कर रहा है. यहाँ पे यूजुअली स्टॉक वर्ड जो होता है वो फॉलो के लिए आता है, बट बिकॉज द टाइगर इज इन द केज सो ही इज़ मूविंग इन द केज इन हिज विविड स्ट्रिप. तो यहाँ विविड स्ट्रिप्स किसके लिए आया है? जो टाइगर की बॉडीज पे लाइन से स्ट्रिप्स हैं ऑरेंज एंड ब्लैक कलर की, उसके लिए स्ट्रिप्स वर्ड आया है. द फ्यू स्टेप्स ऑफ हिज केज. तो यहाँ पे पोएट बता रहे हैं कि जो टाइगर है वो मूव कर रहा है केज में. द फ्यू स्टेप्स वहाँ पे क्यों बोला गया? बिकॉज द केज इज नॉट हैविंग सो मच स्पेस, सो द टाइगर कैन नॉट वॉक सो मच. जो केज है उसमें बहुत ज़्यादा स्पेस नहीं है जैसा कि फॉरेस्ट में होता है, इसलिए टाइगर बहुत ज़्यादा वॉक नहीं कर पा रहा है, बहुत ज़्यादा मूव नहीं कर पा रहा है. ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट. सो हियर वेलवेट वर्ड इज़ यूज फॉर द
paws of the tiger that the paws of the tiger is are very soft just like the velvet. velvet क्या होता है, क्लोथ का टाइप है and it is very soft. तो यहाँ पे velvet वर्ड से कंपेयर कर रहा है, velvet वर्ड के थ्रू पोइट हमें यहाँ बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जो टाइगर के पॉज होते हैं वो बिल्कुल वेलवेट क्लोथ जैसे सॉफ्ट होते हैं, और इस कारण जब टाइगर मूव कर रहा है केज में तो बहुत क्वाइटली मूव कर रहा है, उसके कदमों की आवाज़ नहीं सुनाई पड़ रही है. इन हिज क्वाइट रेस, तो यहाँ पे क्वाइट रेस वर्ड यूज़ किया गया है टाइगर के लिए. और क्वाइट वर्ड क्यों यूज़ किया गया है, यहाँ पे टू अपोजिट वर्ड को यूज़ किया गया है सो दैट द राइटर कैन इंटेंसिफाई द सिचुएशन ऑफ द टाइगर. कि यहाँ पे जो टाइगर है जिसे हम उसके गुस्से के लिए जानते हैं, उसके फेरोशियसनेस के लिए जानते हैं, यहाँ पे वो टाइगर एक पिंजरे में बंद है और वो अपना गुस्सा एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा है. दैट्स वाई हियर द राइटर सेज, हियर द पोएट सेज दैट द टाइगर इज मूविंग इन हिज क्वाइट रेस. वो अपने गुस्से को शांत करने की कोशिश कर रहा है, सप्रेस करने की कोशिश कर रहा है, कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है, बिकॉज ही इज़ इन द केस एंड नाउ ही इज़ नॉट एबल टू एक्सप्रेस हिज एंगर. सो आई होप कि आपको यहाँ पे समझ में आ रहा है कि पोएट ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि वो टाइगर जिसे हम उसके फेरोशियसनेस के लिए जानते हैं, उसके गुस्से के लिए, उसके एंगर के लिए जानते हैं, उसकी वाइल्डनेस के लिए जानते हैं, वो इस समय पिंजरे में बंद है और वो अपने वाइल्डनेस यहाँ नहीं शो कर पा रहा है, वो अपने गुस्से को नहीं शो कर पा रहा है बिकॉज ही इज़ इन अ केस. सो दिस वॉज ऑल अबाउट द स्टैंजा 1. नाउ लेट्स सी द स्टैंजा 2. So let's see in the second stanza what does the poet say. So poet gives us a situation. poet यहाँ पे एक situation देते हैं और वो क्या कहते हैं कि अगर ये टाइगर ओपन होता, अगर ये केज में ना होता तो वो क्या करता. अब यहाँ पे देखिए एक वर्ड आया लर्किंग इन शेडो, तो यहाँ पे इसका मीनिंग देख लेते हैं. लर्किंग मीन्स क्या होता है, टू बी हिडन एज टू वेट फॉर योर प्रे. इस तरह से छुपे होना जैसे कि आप अपने शिकार का वेट कर रहे हैं. सो इन दिस स्टैंजा द पोएट सेज दैट इफ द टाइगर वुड बी इन द जंगल व्हाट वुड ही डू. अगर वो जंगल में होता, ओपन होता तो वो क्या करता. वो लार्ज बुशेस के पीछे छुप जाता और वहाँ के पास वाली वाटर बॉडीज़ में, यहाँ वाटर बॉडीज़ के लिए आया, रिवर पॉन्ड जो भी है उनके लिए, तो यहाँ रिवर में जो भी डियर आते हैं, प्लम्प डियर मतलब जो हेल्दी डियर हैं, जो जिनका फ्लैश बहुत ज़्यादा है बॉडी में, उसके लिए, तो जो भी हेल्दी डियर आते हैं पास में, तो यहाँ बुशेस से टाइगर उन पे नज़र रखता और जब भी उसे मौका मिलता वो अपने शिकार पे अटैक कर देता. तो ये एक ऐसी इमेज है टाइगर की जहाँ पे टाइगर अपने नेचुरल सराउंडिंग में है. और इसके पहले वाले स्टैंजा में हमने क्या देखा, एक ऐसा टाइगर जो कि केज में है, जो कि जू में है, उसकी सिचुएशन बताई जा रही थी. Now let's see the next stanza, stanza 3. So the poet says, he should be snarling around houses at the jungle's edge, baring his white fangs, his claws terrorizing the village. अब यहाँ पे हमें टाइगर ये एक और इमेज मिलती है जो कि उसके वाइल्ड नेचर को दिखाती है. फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स सी द मीनिंग ऑफ द वर्ड्स, डिफिकल्ट वर्ड्स. अब यहाँ पे पहला वर्ड जो डिफिकल्ट आया है वो है स्नैरलिंग. स्नैरलिंग मतलब क्या होता है, वार्निंग साउंड्स मेड बाय एनिमल्स. जब जो टाइगर है, जो लॉयन है, वो रोर वाले साउंड करते हैं, जो दहाड़ते हैं, उसे बोलते हैं स्नैर. एट द जंगल्स एज, तो यहाँ पे जंगल्स एज मतलब क्या, जंगल के किनारे जो भी जगह है, जो भी एरिया है वहाँ पे, उसके लिए जंगल्स एज वर्ड यूज किया गया है. जैसे कि जो भी जंगल के किनारे विलेज बसे हैं उसके लिए. बेरिंग, बेरिंग मतलब शो करते हुए, अनकवर्ड हिज वाइट फैंग्स. फैंग्स यहाँ पे किसके लिए आया, शार्प टूथ ऑफ एनिमल्स. तो यहाँ पे जो टूथ होते हैं टाइगर के जिनसे वो शिकार करता है, यहाँ पे आप देख सकते हैं इसके बड़े बड़े जो टूथ हैं उसके लिए ये वर्ड आया है. जो उसके कैनल वाले जो टीथ होते हैं उनके लिए ये वर्ड आया है. टेरराइजिंग द विलेज, तो यहाँ पे विलेज मतलब जो भी विलेज के लोग हैं उनको डराते हुए. तो अब पोएट क्या कहते हैं, पोएट कहते हैं कि अगर टाइगर ओपन होता तो वो क्या करता. वो जो भी जंगल के पास वाले जो विलेज हैं वहाँ के घर के बाहर जाके, घर के पास जाके वो
दहाड़ता, वहाँ जाके स्नैडलिंग करता, वहाँ पे जाके लोगों को वार्न करता, डराता। किस तरह? बेयरिंग हिज वाइट फैंग्स हिज क्लॉज, अपने नुकीले दांत दिखाते हुए, अपने फैंग्स को दिखाते हुए, अपने शार्प टूथ को दिखाते हुए उनको डराता, अपने क्लॉज से उनको डराता। जैसे किसके क्लॉज हैं आप देख सकते हैं कितने डेंजरस हैं, उनसे वो डराता। किसको? लोगों को। टेरराइजिंग द विलेज मतलब विलेज के लोगों को डराता। तो हम देखते हैं कि स्टैंजा 3 में भी पोएट हमें टाइगर का जो रियल नेचर है उसको बता रहे हैं कि अगर वो ओपन होता, वो जंगल में होता, तो इस समय उसका नेचर कैसा होता। तो हम देख रहे हैं कि फर्स्ट स्टैंजा में एकदम अलग टाइगर का दिखाया गया है नेचर, जबकि रियल में अगर हम बात करें तो टाइगर का नेचर जू वाले नेचर से एकदम डिफरेंट है। जू वाले नेचर में वो बहुत शांत है, जू में बहुत शांत है, लेकिन अगर हम फॉरेस्ट की बात करें, जंगल की बात करें, तो यहाँ वो बहुत ही ज़्यादा वाइल्ड है, बहुत ही ज़्यादा एंगर में है। नाउ लेट्स सी स्टैंजा 4। बट ही इज़ लॉक्ड इन अ कॉन्क्रीट सेल, हिज स्ट्रेंथ बिहाइंड बार्स, स्टॉकिंग द लेंथ ऑफ हिज केस, इग्नोरिंग विजिटर्स। लेकिन यहाँ पे हम, जैसा कि हमने फर्स्ट स्टैंजा में पढ़ा कि जो ये टाइगर है वो एक केज में बंद है, उसकी स्ट्रेंथ जो है वो बंद है, क्योंकि इसकी स्ट्रेंथ बिहाइंड द बार्स है, वो अभी अपनी स्ट्रेंथ को एक्सपोज नहीं कर सकता है। तो यहाँ पे स्ट्रेंथ बिहाइंड बार्स मतलब वो अभी हेल्पलेस है, क्योंकि वो एक पिंजरे में बंद है और वो अभी अपनी फेरोशियसनेस, अपने एंगर को नहीं शो कर सकता है, वो अभी हेल्पलेस है। स्टॉकिंग द लेंथ ऑफ हिज केस, इग्नोरिंग विजिटर्स। तो यहाँ पे स्टॉकिंग द लेंथ ऑफ हिज केस मतलब वो वॉक कर रहा है, उस केस में वो वॉक करता है, और जो भी विजिटर्स आते हैं, जो भी जू में जो उसे देखने आते हैं, उन्हें वो इग्नोर कर रहा है, क्योंकि उसे किसी भी चीज़ में इंटरेस्ट नहीं है, वो बस बाहर निकलना चाहता है। अब यहाँ पे कॉन्क्रीट सेल किस लिए यूज़ हुआ है? जहाँ पे जो भी पिंजरा है वो बहुत मजबूत है। कॉन्क्रीट वैसे तो बिल्डिंग जो भी बनाई जाती है, जो भी मटेरियल से बनाई जाती है, उसको बोलते हैं कॉन्क्रीट। जो सीमेंट का, बालू का, वाटर का जो मिक्सचर होता है उसे बोलते हैं कॉन्क्रीट। मजबूत के लिए वर्ड यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पे जो टाइगर जिस पिंजरे में बंद है वो बहुत ही ज़्यादा मजबूत है, और इसलिए टाइगर अपनी स्ट्रेंथ को शो नहीं कर सकता, वो हेल्पलेस है, और वो चुपचाप केज में स्टॉक करता है, लोगों को देखता है और इग्नोर करता है, उनकी तरफ ध्यान नहीं देता है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द स्टैंजा 4. नाउ लेट्स सी द लास्ट स्टैंजा, स्टैंजा 5. He hears the last voice at night, the patrolling car, and stares with his brilliant eyes at the brilliant star. तो यहाँ पे अब बताया जा रहा है कि जब रात हो जाती है तब टाइगर क्या करता है। तो जब रात हो जाती है तो जो पेट्रोलिंग कार होती हैं, पेट्रोलिंग मतलब जो राउंड लगाती हैं, जो चेकिंग करती हैं, रात को चेकिंग के लिए निकलती हैं, तो उन कार की आवाज़ को वो सुनता है, लेकिन वो कुछ रिएक्ट नहीं करता। एज यू कैन सी इन दिस इमेज, ही इज़ नॉट रिएक्टिंग एनीथिंग एंड स्टेयर्स विद हिज ब्रिलियंट आइज एट द ब्रिलियंट स्टार्स। तो यहाँ पे ब्रिलियंट किस लिए वर्ड यूज़ हुआ? इसकी आंखों के लिए, कि इसकी आंखें बहुत चमकदार होती हैं, बहुत शाइनिंग होती हैं, और वो अपनी चमकदार आंखों से ब्रिलियंट स्टार को, जो शाइनिंग स्टार्स हैं, उनको वो देख रहा है। मतलब वो इस समय अपनी लाइफ से बहुत ही ज़्यादा हेल्पलेस है, और कहीं ना कहीं उसे और किसी चीज़ में इंटरेस्ट नहीं है, और वो चुपचाप स्टार्स को देखता है, पेट्रोलिंग कार्स की वॉइस को सुनता है, वो विजिटर जो आते हैं वो उनको इग्नोर करता है। तो यहाँ पे हम देखते हैं इस पूरी पोएम में हमें पोएट एक ऐसे एनिमल की इमेज दिखाते हैं जो कि जंगल में एकदम डिफरेंट बिहेव करता है, लेकिन हम जब केज में उसकी बात करते हैं तो केज में उसका बिहेवियर एकदम अलग है। Now let's see the central idea of the poem, that what is the central idea and what does the poet want to say in this poem. So as we have seen that in this poem, Leslie Norris, who is the poet, he tries to depict the mental condition of a caged tiger.
He compares the life of a tiger in the zoo with its life in its natural habitat. तो टाइगर की जो लाइफ है जू में क्या उसकी लाइफ है और जंगल में नेचुरल हैबिटेट उसका जंगल है, फॉरेस्ट है, वहाँ पे उसकी क्या लाइफ है, इसे कंपेयर करता है. एंड थ्रू द इमेज ऑफ द टाइगर, through the plight of the tiger, the poet conveys an important message that the wild animals should be in their natural habitat. In the poem, he heightens the contrast between freedom and captivity. यहाँ पे हम देखते हैं दो अपोजिट इमेज हमें दिखती है, एक वो जिसमें टाइगर फ्री है और एक वो जिसमें टाइगर कैप्टिव है, वो बंद है, उसे बंद किया गया है. The poet tried to expose the miserable life led by the animals in the zoo. और यहाँ पे टाइगर के थ्रू राइटर हमें जू में जितने भी एनिमल्स रहते हैं सबकी प्लाइट को, सबकी मिजरेबल कंडीशन को बताते हैं. The difference between a tiger in a zoo and in a forest is huge because in the former it is a caged animal who has lost its freedom while in the latter it is independent and supreme. तो हम क्या देखते हैं, जो टाइगर जू में है उसने अपनी फ्रीडम खो दी है, उसका जो एटीट्यूड है बिल्कुल डिफरेंट है उस टाइगर से जो कि इंडिपेंडेंट है, जो कि जंगल में है और कहीं ना कहीं उसकी ही सुप्रीम अथॉरिटी है. सो दिस वॉज ऑल अबाउट द पोएम. इफ़ यू रियली लाइक द वीडियो प्लीज़ लाइक एंड शेयर विद ऑल योर फ्रेंड्स. और जो भी नए व्यूवर प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको ऐसे ही वीडियोस और भी मिलते रहें. So thank you all for watching the video. Please share with the friends. Thank you all.